आज हमारा ये जो चैप्टर है, आज हमारा ये जो वीडियो है, ये है अपना क्लास 2। कल हमने अपना रेशो का क्लास 1 पढ़ा था, जिसमें हमने स्टार्ट किया था रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में। मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। आज हम आगे चलेंगे, ठीक है, और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो कल बातें करनी थी आपसे इस चैप्टर से पहले, वो मैंने कल ही बातें कर ली थी। अभी देखो हमने कल कल क्या किया था, एक बार थोड़ा सा इन पर हम देख लेते हैं। कल हमने रेशो के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, रेशो क्या होता है, ये मैंने आपको प्रोपोर्शन के बारे में भी बता दिया था। फिर यहाँ पे मैंने रेशो के फॉर्म आपको यहाँ पे सिखाए थे कि किस तरीके से आपको रेशो दिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए। और हमने कुल मिला के यहाँ पे 7 तरीके के किए। आज देखो देखो कल वाला हमने जो यहाँ पे टाइप किया था, यहाँ पे 3a = 5b = 4c, ये वाला लास्ट टाइप था जो हमने यहाँ पे कल किया था। यही वाला था ना, मैंने आपको इतना ही बताया था, एक फ्रैक्शन वाला नहीं बताया था मैंने। अच्छा, फ्रैक्शन वाला तो पीछे बता दिया था। हाँ देखो, यहीं तक मैंने बताया था। अब देखो, जैसे इस तरीके से पूछा जाता है यहाँ पे 3a = 5b = 4c। जैसे यहाँ पे देखो मैं दे देता हूँ 4a = 7b = 3c। यहाँ पे इस तरीके से अभी दे रखा था, है ना। इससे पिछले वाले सवाल में इसी टाइप का एक सवाल था, और वहाँ से आपसे पूछ लेता था a/b/c क्या होगा। लेकिन क्या होगा, देखो यहाँ पे ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए मैंने बता दिया, इन तीनों का एलसीएम ले लो, क्योंकि इसके बराबर मैं 1 रख सकता हूँ या फिर के रख सकता हूँ, कुछ भी आपस में तो कट ही जाएगा, तो के मत रखो, 1 ही रख लो। फिर ए की वैल्यू कितनी होगी, 1/4। फिर बी की वैल्यू कितनी होगी, 1/7। फिर सी की वैल्यू 1/3। तो ये सब करने के अलावा, ये सब करना हमको पड़ता ही नहीं है, हम केवल इन सब के क्या ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 7 × 21 = 84, तो इसको 84 के बराबर में रख देते हैं, और फिर वहाँ से हमारे ए बी सी का वैल्यू मिल जाता है, और a/b/c आ जाता है। लेकिन क्या हो, जब ये यहाँ पे 1, जैसे हम यहाँ तो 1 लेट करते हैं ना, ये 1 की जगह यहाँ पे पहले से ही कुछ वैल्यू दिया रहो, है ना। जैसे यहाँ पे एक सवाल देता हूँ मैं आपसे, एक समझाने के लिए, जैसे यहाँ पे पूछता हूँ, जैसे मैं कुछ देता हूँ यहाँ पे आपको डाटा देता हूँ, 7a/4b/10c = 2/3/5। उसी तरीके का है ये भी। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इस ऐसे जब आ जाएंगे तब आप कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे जब कुछ नहीं रहता था तो मैं इनका एलसीएम लेके उसको इसके इक्वल रख देता था, तो मैं वहाँ पे फाइंड कर लेता था a/b/c। अगर आपने नहीं देखी पहले वाली वीडियो तो जाके देखो, वरना आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ये बेसिक क्लास इंपॉर्टेंट होती है, इसमें स्किप करना मतलब डेफिनेटली आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। एक बार क्वेश्चन में स्किप करो तो अगला क्वेश्चन अगर मैं टाइप दूसरा स्टार्ट करूँ तो समझ में आता भी है, लेकिन अगर आप बेसिक ही स्किप कर दोगे ना तो डेफिनेटली आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे पहले से दूसरे क्लास को, ठीक है। तो यहाँ समझो, जब भी आपको इस तरीके से दिख जाए ना, तो आपको वही बेसिक तरीका अपनाना पड़ेगा। जैसे मुझे यहाँ के ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, जैसे ये कुछ और नहीं है, ये आपस में अगर ये बराबर है ना, बराबर ही था इससे पहले, मैंने यहाँ पे रेशो लगाया। जैसे ये 7a है, अगर ये 4b के बराबर, ये 10c के बराबर है, तो यहाँ पे ये 2 के बराबर होगा, पहले वाला पहले के बराबर होगा, दूसरा वाला दूसरे के बराबर होगा, तीसरा वाला तीसरे के बराबर होगा। ये तो कॉमन सेंस है, अंडरस्टूड है। तो 7a मेरा किसके बराबर होगा, 2 के बराबर, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 2/7। ऐसे ही मेरी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, b वाला अपना दूसरे के बराबर है ना, तो b की वैल्यू 3/4 आ जाएगी, b की वैल्यू 3/4 आ जाएगी। और c मेरा किसके बराबर है, सी 10c मेरा 5 के बराबर है, तो c मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 10c मेरा 5 के बराबर है, तो c मेरा हो जाएगा 5/10, या फिर इसको एज इट इज़ भी लिख सकता हूँ 1/2। तो यहाँ से a/b/c क्या आ जाएगा अपना, बताओ। यहाँ पे आ जाएगा 2/7, रेशो 3/4, रेशो 1/2। अब अगर मुझे इस तरीके से रेशो मिल गया तो मैं डेफिनेटली फाइंड कर सकता हूँ भाई, तीनों का यहाँ पे नीचे एलसीएम ले लो, क्योंकि मुझे ये तीनों से नीचे से गायब करना है, तभी मेरा रेशो आएगा। जब मैं नीचे गायब करने के लिए तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 7×4 = 28, 28 में 2 छुपा होता है, इसका इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 28। अब इस 28 से ही इन तीनों रेशो को एक एक बार मल्टीप्लाई कर दो। जब मैं 2/7 को 28 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 से ये जो 28 है 4 बार में चल जाएगा, 4×2 = 8, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। 4 से कितने बार में जाएगा, 7 बार में, 7×3 = 21, तो b की वैल्यू 21 आ जाएगी। 2 से कितने बार में जाएगा, 14 बार में, 14 की अगर मैं c वाले से मल्टीप्लाई करूँ जो कि 1 है, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो 8/21/14 क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे a/b/c आ जाएगा। तो ये अपना 8वां तरीका था कि जब भी आपको इस तरीके से अगर डाटा दिख जाए, इस तरीके से आपसे दिख जाए डाटा, और आपसे पूछे a/b/c, तो आपको कैसे सॉल्व करना है।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो इस तरीके से तो यहाँ पे सिंपल दे रखा है, लेकिन क्या हो, यही जो है ऐसे साथ में ही दे रखा है, ए के साथ ही दे रखा है मल्टीप्लाई, बी के साथ ही 4 दे रखा है, सी के साथ ही 10 दे रखा है, लेकिन क्या हो ये आपस में यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हो, यहाँ पे तो सिंपल नंबर है। अगर यही चलो, अगर ये यहाँ पे ये जो 2 है अगर ये नीचे आ जाता, सपोज मैं दूसरा सवाल देता हूँ यहाँ पे, नोवा मान लो उसको, ठीक है, एक अलग ही क्वेश्चन देता हूँ। सपोज ए अपॉन 6 है, ठीक है, ए अपॉन 6 है इज इक्वल टू बी अपॉन 7 है इज इक्वल टू सी अपॉन 8 है। अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है ए रेशो बी रेशो सी। देखो बहुत ही इजी है, मैं आपको स्टार्टिंग से बताते चले आ रहा हूँ, जब भी इस तरीके से आए, जब ये तीनों आपस में बराबर है तो मैं लेट कर लेता हूँ तीनों का जो बराबर होगा वो के बराबर होगा। बिल्कुल, मुझे तो पता नहीं है ना तीनों किसके बराबर है, ए बी सी की वैल्यू मुझे यहाँ से फाइंड करनी है, तो मैंने लेट कर लिया के बराबर है। अब देखो जब मैं यहाँ पे रेशो लूंगा ना तो के तो कट ही जाएगा, तो मैं के लूंगा ही नहीं, मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ डायरेक्ट। अब 1 ले लिया मैंने। अब ये एक एक करके तीनों को 1 के बराबर कर दो, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। देखो नहीं समझ में आ रहा तो ए अपॉन 6 को मुझे इक्वल के ऊपर करूंगा, 1 के अगर इक्वल करूंगा तो कितना आएगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ए की वैल्यू 6 आ जाएगी ना। ऐसे ही मैंने यहाँ पे तीनों रेशो निकाला है। तो देखो एक इसका सिंपल ट्रिक भी होता है, ट्रिक क्या बताऊँ मैं, थोड़ा सा नज़रिया होता है देखने का। जब भी आपको यहाँ पे इस तरीके से डाटा दिखे और ऊपर यहाँ पे कोफिशिएंट 1 हो, मतलब ए के साथ कुछ नहीं हो, यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर भी 1 है, तो उसका ए रेसो बी रेसो जो होता है डायरेक्टली उसका नीचे वाला ही आ जाता है, ए रेसो बी रेसो सी इज इक्वल टू 6 रेसो 7 रेसो 8, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो ए रेसो बी रेसो सी हमारा क्या है, 6 रेसो 7 रेसो 8। लेकिन वहीं अगर क्या हो, अगर इसका मैं रेश कोफिशिएंट जो है ए का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसी और से मल्टीप्लाई में करके देता हूँ, सपोज़ इसको आप 10वां मान लो, 10वां तरीके से आपको दिख सकता है ना। जैसे अभी क्या था, एक अलग डाटा लेते हैं, अभी था ए अपॉन 6 इज इक्वल टू बी अपॉन 7 इज इक्वल टू सी अपॉन 8। अभी तक तो इनका कोफिशिएंट था 1 था, तो मेरा रेशो क्या आता था, 6 रेशो 7 रेशो 8, डायरेक्टली जो नीचे वाला आ जाता था। लेकिन इनके अगर अब कुछ और मल्टीप्लिकेशन हो, जैसे यहाँ पे 5 हो, यहाँ पर 4 हो, और यहाँ पे 3 हो, ठीक है, तो अब आपको फाइंड करना है ए रेशो बी रेशो सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो एकदम अच्छे से मैं इजी तरीके से समझाने की पूरा प्रयास कर रहा हूँ। अगर इस अभी भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो डेफिनेटली आपने पिछली वाली क्लास में थोड़ी बहुत या तो रिवाइज नहीं किया, या फिर इस वीडियो को एक बार और पीछे करके देखो, ठीक है। तो ए रेशो बी रेशो सी यहाँ पर कैसे होगा, अब देखो अगर यहाँ पे कोफिशिएंट 1 होता, यहाँ पर भी 1 होता, तो 6 रेशो 7 रेशो डायरेक्टली, यहाँ पे 6 रेशो 7 रेशो 8 डायरेक्टली मेरा आ जाता था। लेकिन अब अगर मैं इसको के बराबर मानूँ, के बराबर क्यों मैं मानूँ, 1 के बराबर ही मानूँ, तो अब क्या आएगा, ए की वैल्यू कितनी आएगी, 6/5 आएगी, फिर 7/4 आएगी बी की वैल्यू, फिर 8/3 आएगी बी की वैल्यू। अगर मैं इन तीनों रेशो को एक एक बार 1 के बराबर कर दूँ तो यही आएगी ना, ए रेशो बी रेशो सी। तो मुझे क्या करना है, अब ये फ्रैक्शन बन गया, अब ये अपना दूसरे वाला टाइप का सवाल बन गया जो मैंने अभी आपको यहाँ पे करवाया था, इस वाले टाइप का बन गया अब ये। तो इस वाले टाइप को हम कैसे सॉल्व करते थे, इस नीचे वाले को मुझे गायब करना होता है। अब नीचे वाले को गायब करने के लिए मैं दोनों तीनों का एलसीएम लूंगा, 5 4 जो 23 60, और 60 से मैं यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे ये तीनों गायब होता हुआ दिख जाएगा जब मैं एक एक रेशो की 60 से मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे 6/5 की अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 12 बार में चल जाएगा 5 से, 12 6 72, और यहाँ पे ये 4 से चल जाएगा अपना 15 बार में, 15 7 जा 105, और ये 3 से जाएगा अपना 20 बार में 60, और 20 अट्ठे 160। तो यहाँ से ए रेशो बी रेशो सी मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, 72 रेशो 105 रेशो 160। लेकिन देखो आपको ना इसका भी एक डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 5/5 है, 4b/7 है, यहाँ पे 3c/8 है। मुझे तो ये 5 4 और 8 को गायब, 3 को गायब करना था ना, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही क्यों ना कर दूँ, यहाँ पे 1 के बराबर करने से पहले इन तीनों का, जब भी आपको इस तरीके से दिख जाए डाटा, तो ये जो ऊपर वाला है ना, इन तीनों का एलसीएम लो, जो कि कितना आएगा 60, और इनको गायब करना है, ऊपर से गायब करना है, तो कोफिशिएंट 1 1 आ जाएगा तीनों के साथ। तो ऊपर से गायब करने के लिए मैं यहाँ पे नीचे इसकी 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब अगर मैं एक एक रेशो से इसकी मल्टीप्लाई करूँ, जैसे मैं एक आपको लेके दिखा देता हूँ, 5/a इज इक्वल टू 60 है। अब इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 1/60 से, तो ये कितने बार में जाएगा बताओ, 5 से 12 बार में चल जाएगा, 12 6 72, और इसको मैंने बराबर किसके रखा था, 1 के बराबर, यहाँ
पे देखो 1 के बराबर ही रखा था मैंने इसको, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 12 6 72, जब ये इससे मल्टीप्लाई हो तो 72 आ गई, और देखो यहाँ पर भी 72 ही आया। तो आप इसको 1/60 के बराबर मल्टीप्लाई कर दो इन ऊपर वालों का रेशो लेके, इससे क्या है मेरा जो कोफिशिएंट है 1 बन जाएगा। जब ये 5 से इसको काट देगा 12 बार में, और जब इस 12 की मैं a वाले से मल्टीप्लाई करूँगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 72, a/72। ठीक है, अलग अलग से करना है, b वाला 4 है, 4 से इसको डिवाइड करना है, कितने बार में जाएगा 15, फिर 15 सत्ते 105, तो यहाँ से b/105 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 3 से जब ये जाएगा 60 तो 20 बार में जाएगा, और 20 अट्ठे 160, तो यहाँ c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160। अब इसको आप 1 के बराबर रख दो, क्योंकि मुझे नहीं पता किसके बराबर है, तो यहाँ से a/b/c क्या आ जाएगा अपना डायरेक्टली 72/105/160। ठीक है, तो आपको यहाँ से अब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस तरीके से यहाँ पे इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रैक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर दोगे। देखो कैसे करते, एक बार और करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे 5a/6 है इज इक्वल टू 4b/7 है, और इज इक्वल टू कितना है अपना 3c/8 है। अब मुझे a/b/c फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे, इन तीनों का एलसीएम लो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको 1 के बराबर रखूँ तो a/b/c डायरेक्टली आ जाएगा 6/7/8, लेकिन ऊपर ये 5 4 3 है तो वो उनके नीचे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अगर 6/7/8 करूँ तो मुझे अगर इन तीनों को गायब करना है, अगर मैं इन तीनों को ऊपर कोफिशिएंट 1 बना दूँ तो मेरा जो यहाँ पे रेशो है डायरेक्टली 1 के बराबर रखने से आ जाएगा। तो मैं इनको गायब करने के लिए इन तीनों का एलसीएम लूँगा, जो कि कितना आया, एक 60 आया, तो मैं इसकी 1/60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ऊपर वाला मुझे गैप करना है। ऊपर वाला गैप करने के लिए मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, अगर नीचे वाला गैप करना होता है तो मैं ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 5 से कितने बार में जाएगा 12 बार में। अब 5 तो यहाँ पूरा कट गया, एक ही बचा, एक कोफिशिएंट बन गया। अब 12 की इससे मल्टीप्लाई करो तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72। ये पूरा डायरेक्ट उधर जाएगा ना 72, 1 से मल्टीप्लाई होने के लिए, तो 72 आ जाएगी ए की वैल्यू। 4 से कितने बार में जाएगा 15 बार में, 15 सत्ते 105, बी की वैल्यू आ जाएगी, और सी की वैल्यू 20 बार में जाएगा 60 3 से, और 20 अट्ठे 160, तो a/b/c यहाँ पे अपना डायरेक्टली आ गया 72/105/160। ठीक है, तो आई होप बिना बाधा के आपको ये समझ में आया होगा। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड है या फिर ज़्यादा टिपिकल है ये समझने के लिए, इजी सा कंसेप्ट है। बस आपको नोट्स बनाते चलना है, 3 4 बार आप उसको रिवाइज करोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। पहली बार में नहीं समझ में आएगा तो दूसरी बार में आएगा, दूसरी बार में समझ में नहीं आएगा तो तीसरी बार में आएगा। यही चीज़ करने में तो जो कैंडिडेट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको परेशानी होती है, और यही चीज़ एक टॉपर को टॉपर बनाती है एक नॉर्मल स्टूडेंट से, क्योंकि वो बार बार कंसिस्टेंसी से वो करते रहता है, वो हार नहीं मानता, उसके दिमाग पे जोर पड़ता है, लेकिन वो अपने दिमाग को टॉर्चर करते करते 3 3 4 4 बार प्रैक्टिस करके वो एक बार इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि उसको सवाल बनाने में मज़ा आता है, सवाल बनाने में मज़ा आता है। ठीक है, तो आपको भी थोड़ा बहुत तो प्रेशर तो देना पड़ेगा अपने दिमाग में, 3 4 बार इसकी प्रैक्टिस करो तो आपको भी डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो। और अगर समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड। तो ये था अपना 10वां टाइप। और 11वां फॉर्म भी एक समझाता हूँ। देखो आपको एक और तरीका है जिस जिस तरीके से आपको दिख सकता है क्वेश्चन में, है ना, और वो कैसा तरीका है, जैसे आपको आपको कई बार ऐसे भी दिख जाएगा a/b+c दे देगा, फिर b/c+a दे देगा, फिर c/a+d दे देगा, a+b दे देगा। ठीक है, और आपसे यहाँ से पूछ लेगा, जैसे यहाँ पे 2 पहले दे देता हूँ, यहाँ पे जैसे 2 है, ए की वैल्यू कितनी दे देगा 6/19, और b/c+a की वैल्यू दे देगा 19/21। तो आपसे ये वाला पूछ लेगा, है ना, ये वाला पूछ लेगा, आपको ये भी बताना है और ये भी बताना है, a/b/c भी बताना है, तो बताओ क्या होगा। ठीक है, अब जब भी आपको इस तरीके से दिख जाए, और इवन अब तो धीरे धीरे आप अपनी एक जो स्किल होती है यहाँ पे सॉल्व करने की क्वेश्चन, वो डेवलप करो। देखो समझो, यहाँ पे सोचो, इन दोनों से मुझे ए वाली वैल्यू अपनी फाइंड करनी है, तो मैं कैसे फाइंड करूँगा। एक बात बताओ, इन दोनों में ऐसा क्या है जो इसमें भी है, वही वहीं से तो ये दोनों तीनों कनेक्ट होंगे आपस में। इन दोनों में ऐसा क्या है जो इसमें भी है, भाई जो अगर मुझे कॉमन पॉइंट मिल गया तो तीनों आपस में मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। एक चीज़ यहाँ पे कॉमन है, इसमें भी ए बी सी का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें भी बी सी ए का इस्तेमाल हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को प्लस करूँ, देखो यहाँ पर भी ए बी सी, यहाँ पर भी बी सी, एक एक बार ही तीनों प्लस हो रहा है ना, एक एक बार अगर मैं तीनों का सम करूँ, यहाँ पर भी तीनों का सम करूँ, तो इनका सम ही है जो बराबर होना चाहिए, है ना, यहाँ इनका सम ही है जो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे a+b+c अगर मैं लूँ तो यहाँ पे कितना आ रहा है 25। देखो एक बार और समझो, अगर मैं इस वाले रेशो में और इस वाले रेशो में देखूँ तो क्या कॉमन आ सकता है, इनका सम a+b+c, और इन दोनों का सम जो यहाँ पे करूँगा, और a+b+c, देखो यहाँ पर भी a
ए प्लस बी प्लस सी करूँगा और नीचे भी अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी करूँगा तो दोनों बराबर आना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे 2a 2b 2c, यहाँ पे कुछ और थोड़ी ना है, सी की किसी और से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू थोड़ा ना दे रखी है, एक एक बार ही मल्टीप्लाई कर, एक एक इनका कोफिशिएंट है। इसका मतलब अगर मैं इन तीनों को प्लस करूँ, इन तीनों को प्लस करूँ, तो यहाँ पे सम बराबर आना चाहिए, एक सम ही है जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे यह कितना आया 19 6 25, और ये कितना आया अपना 30, ये तो अलग अलग आ रहा है। इन तीनों का अगर मैंने सम यहाँ पहले इक्वेशन लिया तो यहाँ 25 आ रहा है, इन तीनों का अगर मैंने सम लिया दूसरे इक्वेशन में तो 30 आ रहा है। तो इनको कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर ऐसा कुछ करूँगा कि ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो 25 और 30 दोनों को मुझे सेम बनाना है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर भी सेम आना चाहिए और ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर भी सेम आना चाहिए। तो इनको सेम बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 25 और 30 का एलसीएम कितना होता है बताओ, 150। तो 25 को अगर मुझे 150 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 6 से। और 30 को अगर मुझे यहाँ पे 150 बनाना है मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से, ठीक है। तो मैं अगर इसकी 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 150 बन जाएगा। तो यहाँ से ए रेशो बी प्लस सी आ जाएगा और यहाँ से बी रेशो सी प्लस ए आ जाएगा। देखो जो मैंने इससे इसकी मल्टीप्लाई करी ना, 6 से 25 का 150 और ये कितना है 150, इसका मतलब अब ये दोनों बराबर हो गया। ये दोनों इक्वेशन बराबर कब होगा, जब मैं 6 से इस पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं 6 की 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 36, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आई 36, और बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी 19 छिक्का 114 आ जाएगा। ऐसे ही मैंने 30 को 150 बनाने के लिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, भाई 150 यहाँ पर भी है, 150 यहाँ पर भी है, 150 दोनों को सेम बनाने के लिए, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी ऊपर भी सेम होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी नीचे भी सेम होना चाहिए। दोनों जगह सेम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया। तो जब मैं इस 5 के अंदर से मल्टीप्लाई करूँगा तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 आ जाएगी, और यहाँ पे सी प्लस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 पंजे 105, तो यहाँ से 105 आ जाएगा। अब देखो जब आप दोनों जगह, अब अगर आप दोनों जगह देखोगे, पहले वाले इक्वेशन में भी और दूसरे वाले इक्वेशन में भी, जब आप ए प्लस बी प्लस सी करोगे ना तो देखो सेम ही आने वाला है, जो कि कितना आएगा 150 आएगा, यहाँ पर भी 150 आएगा, यहाँ पर भी। तो अब ये दोनों ये मेरे यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे तीसरा क्या है, तीसरा मुझे पूछ रखा है सी रेशो ए प्लस बी। देखो जब मैंने तीनों को प्लस किया ए प्लस बी प्लस सी, तो मेरे यहाँ पे कितना आ रहा है 150 आ रहा है। मुझे ए रेशो बी रेशो अलग अलग पता चल गया यहाँ पे, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे 36 आई है और बी की वैल्यू कितनी आई है 45 आई है। तो ए की वैल्यू कितनी आई है अपनी 36 आई है, बी की वैल्यू 45 आई है, और मुझे सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस वाले पूरे को अगर मैं 150 में से इधर माइनस कर दूंगा इधर बेच के, तो मुझे सी की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि कितना आएगी, देखो 4 3 7 और 6 5 11 81 अगर मैं इसमें से माइनस करूँगा तो 69। इसका मतलब यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 69। और मुझे ये पूछ रखा था सी रेशो ए प्लस बी, सी कितनी आ गई यहाँ पे 69 आ गई, और ए प्लस बी यहाँ पे कितना आ गया 81। तो ये वाला मेरा यहाँ पे सी रेशो ए प्लस बी की रेशो हो गया। और आपसे एक सवाल और पूछा था, ए रेशो बी रेशो सी क्या था, ए की वैल्यू कितनी आई अपनी 36 आई है, बी की वैल्यू कितनी आई अपनी 45 आई है, और सी की वैल्यू कितनी आई है अपनी 69। तो ए रेशो बी रेशो भी हमें यहाँ पे मिल गया 36 रेशो 45 रेशो 69, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बस आपको देखना है पहले इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन में क्या कॉमन बन रहा है, फिर उसको ही बराबर बनाना है। इन दोनों में अगर मैं दोनों का सम करूँ, तीनों का सम करूँ पहले दूसरे में तो अलग लगा रहा है, फिर मैंने एलसीएम लेके उन सबको बराबर बनाया, और जिससे मैंने एलसीएम किया मल्टीप्लाई किया इन दोनों को बराबर बनाने के लिए, उसकी मैं अंदर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर वहाँ से मुझे ए रेशो बी रेशो सी अपने आप मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अपने अभी तक इतने ही हैं, अब आगे अगर आपको और भी टाइप ज़रूरत पड़ेंगे, इतने अब ज़्यादातर हमने टाइप कर लिए हैं जो ज़्यादातर रेशो में आपको दिख सकते हैं सवाल सॉल्व करने में। और अगर आगे पूछेगा, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी बेसिक देने की, तो मैं आगे और भी बेसिक आपको दूंगा क्वेश्चन के बीच बीच में, ठीक है। तो अब यहाँ से हम अपने क्वेश्चन सवाल को स्टार्ट करते हैं। देखो पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है, इफ़ ए रेशो बी if a रेशो b is equal to 3:4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7a माइनस में 4b रेशो 8a प्लस में 4b। देखो एक रेशो एक टाइप और समझ लो यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन देख के समझ में आया। यहाँ पे एक टाइप और समझ लो जो कि अपना 12वां है, ठीक है। यहाँ पे एक पेज खाली है, यहाँ 12वां टाइप एक टाइप और समझ लो। एक तरीके से आपको और सवाल भी दे सकता है, जैसे a रेशो b दे रखा है अगर 3:7, तो आप इसकी वैल्यू बताओ 3a प्लस में 5b अपॉन में 4a प्लस में 7b, आप इसकी वैल्यू बताओ। देखो एक बात आप याद रखो, अगर रेशो देके ए रेशो बी
दे रखा है 3:7। अगर रेशो दे के रेशो ही पूछ रखा है, ये भी तो एक तरीके से रेशो ही है, बस यहाँ पे सम करके सम का रेशो दे रखा है। अगर रेशो दे के रेशो पूछ रखा है ना, तो आप सीधा ए की वैल्यू बी की वैल्यू पुट कर दोगे तब तक जब तक इन सब की पावर जो है सेम है। यहाँ पर भी ए की पावर सेम है, यहाँ पर बी की पावर भी सेम है, यहाँ पर भी ए की पावर सेम है, यहाँ पर बी की पावर सेम है। जब तक ये पावर सेम रहेगी ना, ये चारों के ऊपर जितने भी अपने यहाँ पे वेरिएबल चारों की पावर सेम रहेगी, तब तक आप ए की वैल्यू बी की वैल्यू एज इट इज़ रख सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर मैं ए की वैल्यू रखूँ 3×3 = 9 और बी की रखूँ 5×7 = 35 और यहाँ पे 4 ए की वैल्यू रखूँ यहाँ पे 3 4×3 = 12 और यहाँ पे बी की वैल्यू रख दूँ 7 7×7 = 49। तो यहाँ से इस पूरी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मुझे इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, इस रेशो 3a + 5b रेशो 4a + 7b, तो मुझे इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी। 35×9 कितना होता है 44 और ये कितना होगा अपना 63। तो ये आ गया अपना यहाँ पे रेशो 63 नहीं होगा, यहाँ पे 61 होगा, ठीक है, लास्ट में 1 आएगा यूनिट डिजिट। तो 44/61 आ गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई। तो रेशो देखिए, जब भी आपको रेशो पूछे तो आपको डेफिनेटली बस वहाँ पे बस वैल्यू पुट कर देनी है। बस इतना चेक करना है कि यहाँ पे जो पावर है वो सेम होनी चाहिए। अगर पावर सेम नहीं है तो फिर उसका आंसर हो जाएगा CND, फिर हम उसको फाइंड ही नहीं कर सकते, ठीक है, ये आप याद रख लो। तो वैसा ही सवाल है, बिल्कुल ऐसा ही रिलेटेड सवाल है। A/B दे रखा है मुझे 3:4 और ये रेशो पूछ रखा है और सब जगह पावर एकदम सेम है। यहाँ पर भी 1 1 है, यहाँ पर भी 1 1 है। तो मुझे अगर यहाँ पे सपोज 2 रहता, यहाँ पर भी 2 रहता, यहाँ पर भी 2 रहता, यहाँ पर भी 2 रहता, तो भी मैं ए की जगह 3 रखता, बी की जगह 4 रखता। लेकिन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे सपोज 3 रहता, यहाँ पे सपोज 2 रहता और यहाँ पे सपोज 4 रहता, तो अलग अलग पावर हो गई। अलग अलग पावर हो गई तो इसका आंसर हो जाएगा CND। मैं फाइंड ही नहीं कर सकता, कान डिटरमाइंड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पे तो रेशो पूछ रखा है, रेशो देके रेशो पूछ रखा है, तो मैं रेशो की A/B एज इट इज़ वैल्यू ए और बी की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा तो मुझे मिल जाएगा। ए की जगह 3 रखना है, बी की जगह 4 रखना है। अगर मैं यहाँ पे ए की जगह 3 रखूँगा, ए की जगह अगर मैं 3 रखूँगा 21 -4 4 16 रेशो 8 3 24 प्लस में 4 4 16। जब मैं 21 में से 16 घटाऊंगा 5 आएगा और 24 में अगर मैं 16 प्लस करूँगा तो 40 आएगा। तो 5 और 40 मतलब 1:8। तो 1:8 मेरा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। दोनों को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, 1:8 ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आ गया। अगला सवाल देखो, 162:x प्रोपोर्शनल टू x:338, देन फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये प्रोपोर्शन का सवाल है। प्रोपोर्शन सवाल में मैंने क्या बताया था, अगर ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर होता है। इसका मतलब यही बताया था ना मैंने, AD = BC के बराबर होता है। अब AD यहाँ पे क्या है 162 × 338 है और यहाँ पे BC क्या है, B और C दोनों सेम है, XX है। इसका मतलब x² की वैल्यू अपनी इसके बराबर दे रखी है। तो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है x की वैल्यू क्या होगी। भाई x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे से जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब अंडर रूट इतने बड़े नंबर का तो मुझे याद भी नहीं है ना, इतने बड़े नंबर का तो मुझे याद भी नहीं, मल्टीप्लाई करके न जाने क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट चेक करो, देखो सब जगह यूनिट डिजिट अलग अलग है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 8 2 16 है, आगे बढ़े ही कितना बड़ा भी नंबर आए, कितना भयानक नंबर है, लेकिन लास्ट में 16 आएगा। और इन ऑप्शन में देखोगे लास्ट में अगर यूनिट डिजिट में किसकी मल्टीप्लाई करूँ 2 बार, किसका स्क्वायर करूँ कि लास्ट में 16 आएगा, केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C 2 3 4, केवल यही है। अगर मैं इसकी स्क्वायर करूँ 4 4 16 तो लास्ट में 16 आएगा, तो ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सवाल में डाटा इस तरीके से ही सेट होता है ना कि अपना वो जो सवाल है वो एकदम कम से कम सेकंड में, वो 4 5 सेकंड 8 10 सेकंड का ही होता है, लेकिन वो क्लिक होना बहुत ज़रूरी होता है। और उस क्लिक होने के लिए हमें यहाँ पे क्लास में वैसे क्वेश्चन करे रहेंगे, तभी वो हमारे माइंड में क्लिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना A/B = 3/5 देन द वैल्यू ऑफ 2a + b रेशो 3a - 2b। वही पूछ रखा है भाई, रेशो दे के रेशो पूछ रखा है तो आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू रख देना। a की जगह कितना है 3, तो 2 3 6 प्लस में b की जगह कितना है यहाँ पे 5 है। और ये रेशो का मतलब क्या है, नीचे, इसका मतलब तो नीचे ही होता है ना। अब a की जगह मुझे 3 रखना है, 3 3 9 माइनस में 2√5
5। अब मुझे इसी को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे देखो अपने सारे ऑप्शन है वो इस फॉर्म में नहीं है। तो जब भी आपको यहाँ पे नीचे रूट मिल जाता है डिनोमिनेटर में, तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं उसको रेशनलाइज करता हूँ। रेशनलाइज करने के लिए क्या होता है, जो ये नीचे वाला चीज़ होता है ना, इसका साइन चेंज करके, जो भी इसमें बीच है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करके यहाँ पे ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। उसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस में 2√5, और ऊपर जो इसे मल्टीप्लाई किया वही मैं यहाँ पर नीचे भी करूँगा, तो 2√5। अब देखो अगर मैं ऑप्शन में देखूँ ना, तो सारे जगह यहाँ पे 62, 64, 63 और 61, अगर मैं देख लूँ इसकी वैल्यू कितनी है और जिससे मैच कर जाएगा मेरा वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मुझे ये फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालांकि ये सब में सेम ही है, लेकिन बस इसमें ही अलग है। तो मैं ये फाइंड कर लेता हूँ केवल केवल आगे क्या आएगा, है ना, बेस क्या आएगा अपना, बेस क्या आएगा, देखो यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्म बन रहा है, जो कि हमेशा बनता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यही मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 9, और b की वैल्यू कितनी है 2√5। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81, और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b स्क्वायर की वैल्यू 2 2 4 5 20। जब मैं 81 में से 20 घटाऊंगा तो कितना आएगा 60 आएगा, 61 आएगा। ऊपर भले ही कुछ भी आए, अब ऊपर इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद ही आएगा, लेकिन नीचे तो 61 ही आ रहा है। तो एक ही ऑप्शन मेरा ऑप्शन नंबर डी में ही है, 61 नीचे, और किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अब ये 61 कटने वाला भी नहीं है ऊपर से, ठीक है, क्योंकि ऊपर रूट आ जाएगा। जब ये 2√5 अगर 6 वाले से मल्टीप्लाई करेगा तो √5 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर रूट में आंसर आ जाएगा। तो ऊपर मेरा कटने वाला है नहीं, तो 61 मेरा यहाँ पे नीचे कुछ भी हो जाए बेस में 61 आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता। अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पर भी 61 दिया रहता, यहाँ पर भी 61 दिया रहता, फिर आपको चेक करना पड़ता, फिर तो आपकी मजबूरी हो जाती। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको परोस के दे रखा है, आप ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो क्या इसका आंसर होगा बिना पूरे सवाल को करे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इफ 36:81 प्रोपोर्शन टू x:63 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या बताया था ऐसे सवालों का, इनका मल्टीप्लाई करो और इसके बराबर कर दो। तो मैं यूनिट डिजिट केवल चेक करूंगा, ठीक है। 6 3 जा 18, लास्ट में 8 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू ऐसा क्या करूँ कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लास्ट में 8 आए। देखो यहाँ पे 1 है, 1 को 8 बनाने के लिए मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ लास्ट में, तो 28 आ जाएगा। नहीं आया समझ में तो देखो ऐसे समझ लो, ए डी इज इक्वल टू बी सी के बराबर होता है। ए की वैल्यू कितनी है 36, डी की वैल्यू कितनी है 63, बी की वैल्यू कितनी है 81, और सी की वैल्यू सी है। मुझे सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस 81 को यहाँ ले आओ, ठीक है। या फिर एक बार यहाँ से भी समझाओ भाई, 6 3 जा 18 है, लास्ट आगे कुछ भी मल्टीप्लाई होके आए लास्ट में तो 8 ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं सी की ऐसी वैल्यू क्या लूँ कि लास्ट में 8 आई यूनिट डिजिट, आगे मैं कुछ भी लूँ सी के मल्टीप्लाई करके, लास्ट में कुछ भी आए सी की वैल्यू जो होनी चाहिए उसके लास्ट में 8 होना चाहिए, तभी मैं 8 की 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मल्टीप्लाई होकर लास्ट आगे आगे कुछ भी आए, लेकिन आगे आगे कुछ भी आए पीछे 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू देखूंगा मैं जिसके पीछे लास्ट में 8 हो, और 8 एक ही ऑप्शन में है 28, तो 28 ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सपोज अगर यहाँ पर भी ये जैसे यहाँ पर भी 38 दिया रहता, तो फिर मुझे इस तरीके से सॉल्व करके देखना पड़ता, ठीक है। तो वहाँ से मेरे को सी की वैल्यू मिलती, क्योंकि यहाँ पे मैं यूनिट डिजिट से इसको सॉल्व नहीं कर सकता, तो यहाँ पे मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे मैं यूनिट डिजिट से इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्री में ऐसे सवाल आते हैं, केवल आपको यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल, है ना, 4 5 6 सवाल तो ऐसे हो जाते हैं। इवन मैं कहूँ आधे सवाल तो आपके ऐसे हो जाते हैं, आधों को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अगला सवाल देखो अपना, इफ x प्लस वाई रेशो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3:2, देन द रेशो ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशो टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। यहाँ से मुझे x प्लस वाई और अपोन में x माइनस वाई किसके बराबर दे रखा है 3/2, और मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछ रखी है, तो मुझे x और y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी। रेशो देखिए, रेशो पूछ रखा है, तो मुझे x और y की वैल्यू अगर अलग अलग मिल जाए तो यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बीच का रेशो फाइंड कर सकता हूँ। तो कैसे फाइंड करूँगा यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू। देखो सवाल में जब भी आपको कभी भी मिल जाए, ये केवल रेशो में नहीं, ये आपको हर चैप्टर में काम आएगा। कभी भी अगर आपको एक्स प्लस वाई अगर यहाँ पे जैसे 3 दे रखा है और x माइनस वाई अगर आपको 2 दे रखा है, तो अगर आपको x फाइंड करना है ना, तो इन दोनों का सम और उसको हाफ कर दो, 3 और 2 5 हो गया, 5 का हाफ कितना होता है 5/2। y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 3 और 2 का डिफरेंस 1, और 1 को हाफ से डिवाइड कर दो तो 1/2 ही जाएगी y की वैल्यू। वो डिफरेंस मैं कब लेता हूँ, जब मैं y के आगे माइनस है ना, यहाँ पे दूसरे वाले नंबर के पास अगर माइनस होता है, जिस नंबर के आगे माइनस होता है
भाई यहाँ पे तो दोनों के आगे प्लस प्लस है, लेकिन यहाँ पे एक के आगे माइनस है, तो यहाँ पे y की वैल्यू अपनी डिफरेंस लेके आएगी। तो y की वैल्यू यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 1 और 1 का हाफ कर दिया 1/2, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। तो मुझे फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस में 5y², और यहाँ पे x² माइनस y²। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना होगा अपना 25/4, प्लस में यहाँ पे y² कितना होगा 1/4, और इसका रेशो लेना है मुझे x² माइनस y²। x² की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 25/4, माइनस में y² की वैल्यू कितनी आएगी 1/4, क्योंकि x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू आ गई, बस मुझे स्क्वायर करना है, प्लस माइनस करना है। अब अगर मैं यहाँ पे प्लस माइनस करूँ, देखो यहाँ पे बेस तो मेरा सेम है, तो 25 + 1 26 हो जाएगा 26/4, और यहाँ पे मेरा बेस सेम है, तो 25 - 1 24, 24/4, 4 से 4 तो एज इट इज़ कट जाएगा, रेशो है तो 2 से दोनों कट रहे हैं, 13:12, तो 13:12 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इस सवाल भी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। इफ़ p/3 इज इक्वल टू q/5 इज इक्वल टू r/2, ऐसा मैंने एक टाइप भी समझाया था आपको, जब भी इस तरीके से रेशो आ जाए तो क्या होता है उसका सवाल। भाई इसको मैं क्या कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मैं 1 के बराबर मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ, बता भी चुका हूँ 1 के बराबर, या फिर k के बराबर मानते हैं। k तो कट ही जाता है ना रेशो में, सबका सेम सेम k से मल्टीप्लाई होते है, तो k कट ही जाता है, तो वो 1 के बराबर ले लेता हूँ। तो यहाँ से p/q/r क्या आ जाएगा, यही आ जाता है 3/5/2, जब ऊपर जाके एक एक करके मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगी p की वैल्यू, q की वैल्यू हो जाएगी 5 और r की वैल्यू हो जाएगी 2। अब मुझे p की वैल्यू मिल गई, q की वैल्यू मिल गई, r की वैल्यू मिल गई, रेशो देके रेशो पूछ रखा है, तो एज इट इज़ बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है। ये तो अपना बेसिक टाइप है, क्योंकि हम धीरे धीरे अपने यहाँ पे चैप्टर को लेवल को बढ़ाएंगे ना, तो अभी सारे जितने भी सवाल आ रहे हैं सब बेसिक तरीके से आ रहे हैं। तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है 3, और q की वैल्यू कितनी है 5, 5 2 10, और यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है 2, 2 3 6, तो इन सबको प्लस करा कितना है 16 3 19 आया। 19 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर भी देख देता हूँ कहीं कटा तो नहीं है। यहाँ पे देखो, जब मैं तीनों को एज इट इज़ प्लस कर दूंगा 5 तो 7 3 10, क्योंकि यहाँ पे केवल प्लस कर दिया गया तीनों को, तो 19/10, ऑप्शन नंबर एक ही यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी। अगले सवाल पे करते हैं। व्हाट इज़ द कंपाउंडेड रेशो ऑफ 2/5, 5/11 एंड 33/8। देखो कंपाउंडेड का मतलब कुछ नहीं होता, ये रेशो का ही मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे यहाँ पे 2/5 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/5। अब इसी की मल्टीप्लाई कर दो 5/11 से, और इंटू में 33/8, यही आ जाता है अपना कंपाउंडेड रेशो, और कुछ नहीं होता। तो देखो 5 से 5 कट गया, 2 से 4 बार में कट गया, 11 से 3 बार में कट गया, तो मेरा आंसर क्या है 3/4। लास्ट में केवल एक ही बचा है, और मुझे ऑप्शन में तो कहीं दिख नहीं रहा 3/4। 3/4 देखो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, यहाँ पे 3/4 कर लो। ठीक है, ठीक है, 3/4। मैं आपको एक्चुअली ये बताना चाहता था ना, जैसे 3/4 आया यहाँ पे, हम एकदम सिंपल फर्स्ट फॉर्म में आया। सवाल में आपको ऊपर नीचे 3 से और नीचे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके भी दे सकता है, तो 3 3 9 आ गया, तो 4 3 12 आ गया, तो 9/12 इस तरीके से भी आपको दे सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 8 की जगह 12 ही लिख लो। 8 की जगह मैं यहाँ पे सपोज 12 ही लिख लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा इसको सही कर लेना। 8 की जगह यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, सवाल तो हमने बिल्कुल सही किया है, तो 9/12 इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको दे सकता है, केवल केवल सिंपल फॉर्म में नहीं देगा, 3/4 ही नहीं मिल सकता है, उसका एक मल्टीपल भी दे सकता है। उसका मल्टीपल आप चेक कैसे करोगे, जब आप इनका रेशो लोगे, भाई ये तो आपस में सिंपल फॉर्म में है, ये भी आपस में सिंपल फॉर्म में, ये भी आपस में सिंपल फॉर्म में, ये आपस में सिंपल फॉर्म में नहीं है, दोनों 3 3 से कट रहे हैं। 3 3 9, 3 4 12, तो 3/4, 3/4 ही आ गया मुझे यहाँ पे, जो कि मेरा आंसर आया था अपना, लेकिन उसकी बस मल्टीप्लाई करके दे रखा है 3 3 से, तो 3/4, ऑप्शन नंबर डी वाला ही मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपको ऑप्शन दे सकता है, सतर्क रहना, है ना। इसको मतलब हिट करने में आपको टाइम ना लगे, यहाँ पर ऑप्शन ढूंढने में पता चले आपको 8 10 सेकेंड लग जाए। ठीक है, इफ़ a/b/c अगर 1/3/5 है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4a - b + 2c अपॉन में 3 इंटू a + b + c। वही रेशो देखिए, रेशो पूछ रखा है, तो मुझे डायरेक्टली a b c की वैल्यू रख देनी यहाँ पे। भाई a की जगह मैं अगर 1 रखूँगा तो 4 हो जाएगा, माइनस b की वैल्यू कितनी है 3, प्लस में 2c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 5 दे रखी है, तो 2c कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, अपॉन में 3
ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, इनको आपस में बस प्लस कर लो, 5 3 8 और 9, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब ये 14, 14 में से 3 अगर मैं माइनस करूँगा 11, 11/27, 11/27 ऑप्शन नंबर सी में इसका मिल रहा है मुझे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी। अगले सवाल पे चलते हैं। x and y are the two numbers having opposite sign such that x square ratio y square is equal to 49 ratio 64, then what is the value of 5x minus 6y ratio 6x minus 7y? देखो यहाँ पे क्या बोला है, थोड़ा सा यहाँ पे देखो समझो, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। x और y ऐसे दो नंबर है जो अपोजिट साइन में है, सच दैट उनका जब मैं स्क्वायर किया तो 49 रेसो 64 आया। x का स्क्वायर 49 है, इसका मतलब x की वैल्यू 7 आई होगी, y की वैल्यू 64 है, y स्क्वायर की वैल्यू, इसका मतलब y की वैल्यू 8 आई होगी। लेकिन सवाल में एक चीज़ और पढ़ लेना, दो नंबर्स हैविंग अपोजिट साइन, इसका मतलब अगर ये प्लस का है ना तो ये माइनस का होगा, या अगर ये माइनस का है ना तो ये प्लस का होगा। ठीक है, अपोजिट साइन होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू अगर मैं प्लस का 7 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ से x और y की वैल्यू मुझे मिल गई। अब रेशो देख, मुझे रेशो मिल गया, यहाँ पे x रेशो y रेशो मुझे मिल गया, x रेशो y मिल गया ना मुझे, प्लस का 7 रेशो माइनस का 8। तो रेशो देखिए, रेशो पूछ रखा है, बस आपको x और y की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू कितनी आई, 7, 7 5 जा 35 माइनस में, और जब मैं माइनस 6y की, जैसे यहाँ पे माइनस का 6y है, तो मैं y की जगह -8 रखूँगा, तो -8 से इसकी मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएगा ना, तो 6 8 जब 40 है तो ये प्लस का 48 आ जाएगा। अब रेशो लूँगा 6x, x की वैल्यू कितनी है, प्लस का 7, 6 7 जब 42, माइनस का 7y, y की वैल्यू -8 है, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, 7 8 जब 56। ठीक है, तो ये कितना होगा प्लस को के, 4 3 7 और 8 5 13, इसका मतलब 83 रेशो 6 2 8 और ये 9, तो यहाँ पे 98, तो 83 रेशो 98 ऑप्शन नंबर डी में मेरे को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इफ 5x प्लस में 2y इज रेशो 10x प्लस में 3y इज इक्वल टू 5 रेशो 9, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर रेशो 4x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर। देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था यहाँ पे रेशो देके रेशो पूछ सकता है, तब आप जब भी x और y की वैल्यू पुट कर सकते हो जब यहाँ पे पावर सेम हो चारों जगह। तो यहाँ पे पावर सेम है, इसका मतलब मैं x और y की वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे रखने के लिए मुझे x और y की वैल्यू फाइंड भी तो करनी पड़ेगी, है ना। देखो ये वाले अलग इक्वेशन, ये अलग इक्वेशन है, ये इसका मल्टीपल तो है नहीं कि इसका स्क्वायर कर दो। यहाँ पे मुझे x और y की वैल्यू अलग अलग फाइंड करनी पड़ेगी, फिर जब मैं उस x की और y की वैल्यू फाइंड कर लूँगा फिर मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट कैसे करेंगे, फाइंड कैसे करेंगे, पहले वो समझो। भाई यहाँ पे 5x प्लस वाई रेशो 10x प्लस 3 की वैल्यू दे रखी है मुझे 5 रेशो 9, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5x प्लस में 2y अपॉन में 10x प्लस में 3y, जो अपना किसके बराबर दे रखा है 5/9। ये रेशो का मतलब अपॉन में ही तो होता है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो मुझे x और y की वैल्यू मिल जाएगी, x और y रेशो मिल जाएगा। जब मैं 9 की इससे मल्टीप्लाई करूँ, 9 5 जब 45x आएगा, और यहाँ पे अगर मैं 10x की इस 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 50x आएगा। तो आपको ऐसे पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, डिफरेंस ले लेना यहीं पे डायरेक्ट, 9 5 जब 45x और 10 5 जब 50, क्योंकि मुझे x x वाले को एक साथ लाना है, y y वाले को एक साथ लाना है। तो यहाँ पे ये कितना आया 50x माइनस में 45x। ठीक है, और y y वाले को एक साथ ले लो, 9 2 जा 18y, और यहाँ पे प्लस में 5 3 जा, जैसे ये वाला चीज़ तो इधर जाएगा ना, तो ये उधर जाएगा तो इधर आएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा, -5 3 जा 15y। तो ये मुझे y इसके बराबर मिल गया। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3y आ जाएगा, और यहाँ पे 5x आ जाएगा। तो यहाँ से x रेशो y कितना आ जाएगा, जब ये 5 मेरा नीचे जाएगा और यहाँ पे ये y इधर आएगा, तो यहाँ से 3/5 आ जाएगा, मुझे x रेशो y मिल जाएगा। तो आपको डायरेक्टली ऐसे करना है, देखो यहाँ पे तो मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल भी बता दिया, लेकिन आपको डायरेक्टली कैसे करना है ना, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। और उस समय से भी, उससे भी हमें यही आंसर मिलेगा जो यहाँ पे मिला है। भाई जब आपको 9 से आप 5x की मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 10x के आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 9 5 जब 45x और ये 10 5 जब 50x, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 5x इज इक्वल टू 9 2 जा 18x, और यहाँ पे 5 3 जा 9 2 जा 18y और 5 3 जा 15y, 18y और 15y का डिफरेंस कितना है 3y। तो यहाँ से x रेशो y कितना मिल गया हमें 3/5। देखो यहाँ पर भी सेम मिला, यहाँ पर भी सेम मिला, तो एक स्टेप को हमने गायब कर दिया। ठीक है, और डायरेक्टली हमने ये फाइंड कर लिया। तो x रेशो y मुझे मिल गया, अब बस मुझे कुछ नहीं करना, पुट कर देना है। भाई एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, y का स्क्वायर मतलब 25 आ जाएगा, तो 9 2 जा 18, और यहाँ पे 25 या 75, जब आप इसको प्लस करोगे कितना आएगा अपना,
यहाँ पे इसको प्लस करूँ 83 93 आ जाएगा। और यहाँ पे जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ 5 का स्क्वायर 25, तो 9 4 जा 36 और प्लस में 25 निम्न 225। 225 में अगर मैं यहाँ पे 36 प्लस करूँ तो कितना आएगा 11, यहाँ पे सेट 261 आया है। क्या ये कट रहा है किसी से बताओ? 93:261। अगर मैं इसको 3 से काटूँ तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, रेशो 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, तो 31:87 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने इसको दोनों तरीके से बताया, पहला बेसिक तरीके से बताया, दूसरा डिफरेंस लेके आपको डायरेक्टली डिफरेंस लेना है तो आप दूसरे तरीके से ही फाइंड करो, मैं रिकमेंड करूँगा। और आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास की मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, तो पीडीएफ भी आप जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे मैं इसका डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके एक बार और इन सवालों को प्रैक्टिस करोगे, नोट्स बनाओगे, नोट्स को 3 4 बार रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली आपके दिमाग में सब घुस जाएगा और फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे। और कभी भी आपको अगर इस तरीके से सवाल दिखे तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर दोगे। ये सवाल तो कुछ भी नहीं थे, अभी तो अच्छे अच्छे सवाल बाकी हैं। ये तो कुछ नहीं था, ये तो इंट्रोडक्शन था केवल रेशो का। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो मिलते हैं कुछ और नए कंसेप्ट के साथ, नए क्वेश्चंस लेकर आऊँगा अगले वीडियो में। ठीक है, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं, पूरे रेशो को अच्छे से हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज रेशो अरिथमेटिक की जान है, इन पे हम अच्छे से अपना काम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अपनी कंसिस्टेंसी से अपनी मेहनत करते रहिए। केवल 6.5 महीने की जर्नी होती है, इसमें भी अगर आप कटौती कर लो तो डेफिनेटली आपको पूरी ज़िंदगी भर फिर रोना पड़ेगा। और अगर अभी आपने मेहनत कर लिया, चारों तरफ से अपनी जो फोकस है केवल एक चीज़ पे कर लिया, कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आप निकल जाओगे फिर, है ना। फिर पूरी ज़िंदगी आराम से आपकी ज़िंदगी कटेगी, जो चाहो। फिर आपको रोटी कपड़ा और मकान के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, फिर आप अपने शौक पूरे करोगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।